Hello everyone, this is Tarun Kapoor. Welcome to Ajo Imprints. So today we'll be beginning our legal current affairs series for law entrances 2021 and we'll begin or start with today the September 2020 legal current affairs. And I will particularly deal with the hot legal topics which are there in the news, which are and as also important from your exam perspective. So, as far as the judgments part is concerned, I'll deal with the judgments in a separate video. The first topic of September 2020 is Hindu women's inheritance right. अब देखिए जो कोपार्सनर का मतलब क्या होता है, बिकॉज देर कैन बी चांसेस कि वो आपसे पूछ लें व्हाट इज कोपार्सनर. कोपार्सनर इज अ पर्सन हु हैज़ अ बर्थ राइट टू पेरेंटल प्रॉपर्टी. ठीक है, जिसका जन्म से अधिकार है पेरेंटल प्रॉपर्टी में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में. ठीक है, तो अब हमारे देश में दो तरह के हिंदू स्कूल्स ऑफ लॉ हैं. ठीक है, एक है मिताक्षरा, एक है दया भाग. अब मिताक्षरा जो स्कूल ऑफ लॉ है, जो हिंदू 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 का है, वो कहता है कि भाई जैसे ही एक बच्चा फैमिली में बर्थ लेता है, ही हैज़ इक्वल राइट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. ठीक है, राइट फ्रॉम द बर्थ. सो एंड द सेकेंड इज दया भाग. दया भाग वो बात करता है कि द चिल्ड्रन का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बेसिकली तभी होगा आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर. ठीक है, सो ये दया भाग कह रहा है. सो जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ है, उसने हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को बेसिकली कॉडिफाई करा. ठीक है, और ये गवर्न करता है सक्सेशन और इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टीज को. ठीक है, जो कि रिकॉग्नाइज करता है ओनली मेल एज अ लीगल हायर्स व्हेन इट वाज एनेक्टेड. ओरिजिनली जब ये बना था सिर्फ ये मेल्स को ही लीगल हायर्स मानता था कि मेल्स के पास ही अधिकार है. जैसे ही वो फैमिली में जन्म लेंगे, हिंदू फैमिली में, मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से जो गवर्न होते हैं, उसका जन्म से अधिकार हो जाएगा उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर. ठीक है, तो अब इसको लेटर ऑन जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, सोसाइटी प्रोग्रेस हुई, डिमांड उठी कि विमेंस को भी इक्वल राइट्स दिया जाना चाहिए, तो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2005 में, और उसके अंदर अमेंडमेंट कर कर हमने विमेंस को भी इक्वल राइट दे दिया एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में. मगर इसके अंदर सवाल उठा कि क्या कुछ केसेस के अंदर लेटर ऑन जज को बेसिकली कोर्ट ने कहा कि क्या विमेन का अधिकार तब होगा जब उसका फादर अलाइव है या नहीं है. तो मतलब कि एक कंट्रोवर्सी सी क्रिएट हुई इस चीज़ को लेकर. क्या ये लो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा, मतलब इसको हम पीछे से भी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, फ्रॉम द प्रायर डेट. ठीक है, तो इसको कोर्ट के ऊपर डिसीजन आया है सितंबर 2020 में, जिसने कहा है कि जो अमेंडमेंट हुई थी हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर, जो विमेंस को इक्वल राइट दे रही थी इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है. ठीक है, एक प्रोस्पेक्टिव होता है, एक रेट्रोस्पेक्टिव होता है. प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है हम लेटर ऑन फ्यूचर डेट से, मगर रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे से. सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन इन राज्यसभा. अब नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम नो कॉन्फिडेंस मोशन. ठीक है, बिकॉज नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है वो हमारा किस कॉन्टेक्स्ट में है, वो हमारे आर्टिकल 75 के कॉन्टेक्स्ट में है. बिकॉज आर्टिकल 75 क्या कहता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज करेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. ठीक है, लोअर हाउस, या हम कह सकते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स. तो वो बात करता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हमारी मिनिस्ट्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के खिलाफ लाया जाता है, जिसके अंदर 50 मेंबर्स का एडमिशन चाहिए होता है और हमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए होती है. ठीक है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए हमें कोई रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं होती है. मगर जो नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन इन राज्यसभा की बात की गई है, ये तब बात की गई है जब फार्म लॉज को बेसिकली वोटिंग चल रही थी हमारे राज्यसभा के अंदर. तो डेप्यूटी चेयरमैन जो थे चेयर के ऊपर थे, बिकॉज जब चेयरमैन नहीं होता राज्यसभा का तो उनकी जगह कौन बैठता है, डेप्यूटी चेयरमैन. और जब उनसे डिवीजन मांगा गया बाय द अपोजिशन लीडर्स, तो उन्होंने डिवीजन नहीं दिया, वॉइस वोट से उसे पास कर दिया. ठीक है, तो उसके खिलाफ जो अपोजिशन लीडर्स थे उन्होंने क्या करा, नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन उनके खिलाफ लाना चाहा. अब देखिए, अब इससे रिलेटेड हमारा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 90. ठीक है, आर्टिकल 90 स्पीक्स अबाउट द वैकेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. ठीक है, कि किस केस में उनका ऑफिस वैकेंट होगा, खाली होगा, उनका पद खाली होगा. तो जब वो नहीं है, मतलब उनकी डेथ हो जाती है, व्हेन ही इज़ नो मोर अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा. ठीक है, वो अब मेंबर नहीं है राज्यसभा के. सो इसका मतलब क्या है कि द
deputy chairman of the Rajya Sabha has to be the member of the Rajya Sabha first. So after that, if he resignation दे देते हैं वो चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का? वाइस प्रेसिडेंट. और if he is removed through a resolution passed by the majority members of the Rajya Sabha. So this is about no confidence resolution. Next is suo motu criminal contempt. अब सुओ मोटो क्रिमिनल कंटेम्प्ट आपने देखा होगा न्यूज़ में कि प्रशांत भूषण जी हैं जो सीनियर एडवोकेट हैं, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो बेसिकली क्रिमिनल कंटेम्प्ट इंस्टीट्यूट बेसिकली केस इंस्टीट्यूट करा. ठीक है. और जो हमारा कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है कि हम किसी तरीके से हमारी कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, उसको डिसओबे कर रहे हैं कोर्ट को. ठीक है. किसी भी तरीके से ऑर्डर फॉलो ना कर या इस तरह का कोई एक्ट कर रहे हैं जिससे हमारी इमेज ऑफ जो हमारी जुडिशरी है वो कहीं ना कहीं हार्म हो रही है, और दैट इज़ लोअरिंग द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट्स और जुडिशरी. ओके. तो अब जो हमारा कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट पावर्स हैं हायर कोर्ट्स कौन सी होती हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 129 के अंदर पावर है कि वो कंटेम्प्ट की उसकी कोई बेसिकली उसको डिसओबे करेगा या डिसओबीडेंट बेसिकली कोई होगा तो आर्टिकल 129 के अंदर सुप्रीम कोर्ट उसे पनिश कर सकती है. और सिमिलरली हाई कोर्ट 215 के अंदर उसे पनिश कर सकती है. तो ये तो हुआ कि किस आर्टिकल के अंदर हमारी हायर कोर्ट्स को पावर मिल रही है कंटेम्प्ट की. मगर इससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन और क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा कि किस तरीके से कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स किसी के खिलाफ इनिशिएट होंगी. ठीक है. कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग मतलब कार्रवाई कैसे की जाएगी, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1971 में है. और वही एक्ट बताता है कि कंटेम्प्ट दो टाइप का होता है, दैट इज सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट. अब सिविल कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि आप विलफुली कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा मतलब है. और क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि आप ऐसा कोई एक्ट कर रहे हैं, मतलब इन रिटर्न एक्सप्रेसिवली कर रहे हैं, ठीक है, या स्पोकन बोल रहे हैं, ठीक है, या कोई ऐसे विजिबल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं जिससे हमारी कोर्ट की जो अथॉरिटी है वो लोअर होती है, स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट. ठीक है. और लोअर द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट और ऑब्स्ट्रक्ट द बेसिकली द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ऐसा कोई एक्ट कर रहे हैं, या हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है उसके अंदर रुकावट आ रही है. तो इन तीनों रीजंस के अंदर हमारा क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है. तो हमारे प्रशांत भूषण जो हैं उनके खिलाफ स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट्स बेसिकली कि किस तरीके से लोअर्स द इमेज ऑफ द जजेस और द कोर्ट्स. ठीक है. जैसे कि उन्होंने एक पिक्चर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी बाइक पे बैठे हुए तो वो एक शेयर करी थी, तो इसलिए उनके खिलाफ जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स है इनिशिएट किएगी बाय द कोर्ट सुओ मोटो का मतलब है अपने आप से. ठीक है. सो अब उनका लास्ट में यही है कि ये केस का नाम था री के प्रशांत भूषण एंड अनदर्स. सो इसके अंदर उनको ₹1 का फाइन इम्पोज किया गया है. नेक्स्ट है हमारा प्ले फॉर लीगल एंटिटी स्टेटस टू एनिमल्स. ठीक है. अब ये जो प्ले है इस तरह की जो चीज़ें हैं पहले भी आ चुकी हैं, जैसे कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी एनिमल्स को लीगल एंटिटी स्टेटस बताया है प्रीवियस जजमेंट्स में. उन्होंने इवन गंगा यमुना को भी लीगल स्टेटस देने की बताया है उत्तराखंड हाई कोर्ट ने. पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी एनिमल्स को लीगल एंटिटी बताया और साथ में कहा है कि जो पर्सन्स हैं उनके पास रहते हैं वो उनके बेसिकली देखभाल करने की उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और साथ साथ में अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक याचिका लगाई गई है कि एनिमल्स को लीगल एंटिटी लीगल स्टेटस दिया जाए बेसिकली. ठीक है. सो लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि द पर्सन हु कैन स्यू और बी स्यूड, कि उसे कोर्ट में केस किया भी जा सकता है उसके खिलाफ और वो भी कर सकता है. और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज रोज़ाना न्यूज़ में आ रहा है कि जो काफ़ी सारे इंसिडेंसेस आ रहे हैं एनिमल्स के खिलाफ. ठीक है. जो उनके साथ मतलब कि उनको कंजर्व करने के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो एक्सप्लोटेशन जो हो रहा है, तो उस चीज़ को देखते हुए ये चीज़ ऐसे डिमांड हो रही है कि उन्हें लीगल एंटिटी स्टेटस दिया जाए. ठीक है. तो ये अभी सब जुडीज़ है मैटर. उसके बाद हमारा आ जाता है प्ले इन सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग द प्रोविजंस ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट. ठीक है. अब सुप्रीम कोर्ट में एक प्ले बेसिकली याचिका डली है जो कि सेक्शन 5 और सेक्शन 6 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट को चैलेंज कर रही है. अब जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो अलाउ करता है कि हम शादी कर सकते हैं
बेसिकली जो इंटर रिलीजियस पर्सनस होते हैं, ठीक है, इंटर रिलीजन मतलब जो इंटर कास्ट जो शादी होती हैं विदाउट एनी रिलीजियस रिचुअल्स, मतलब बिना किसी धार्मिक रिचुअल को परफॉर्म करे, इसके इस एक्ट के अंदर आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू शादी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटर रिलीजन सेम रिलीजन वाले पर्सनस भी कर सकते हैं, मगर उनके लिए अलग एक्ट है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट भी है तो उसके अंदर कर सकते हैं विद द सोलमनाइजेशन, ठीक है। जैसे सप्तपदी एसेंशियल होता है हिंदू मैरिज एक्ट में, ठीक है। अब जो ऐसे ही मुस्लिम मैरिज एक्ट है, मगर इसमें बात क्या हुई है कि सेक्शन 5 और 6 है स्पेशल मैरिज एक्ट का, वो कहता है कि आपको मैरिज जो ऑफिसर होगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसको नोटिस देना होगा कि हम दोनों ने शादी करनी है, ठीक है। तो और उसके बाद जो मैरिज ऑफिशियल जो भी आपका डाटा होगा, प्राइवेट जो डिटेल्स होंगी, पर्सनल डिटेल्स होंगी, उसको पब्लिकली बेसिकली डाला जाएगा, ठीक है। उसका पब्लिकेशन होगा और 30 डेज़ के अंदर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो उसके बाद आपका जो भी प्रोसेस होगा वो कंप्लीट किया जाएगा। मगर इसी चीज़ को चैलेंज किया गया है कि जो पर्सनल डिटेल्स पब्लिकली शेयर की जाएंगी, दैट विल बी वॉयलेटिंग राइट टू प्राइवेसी ऑफ द कपल, ठीक है। बिकॉज राइट टू प्राइवेसी इज़ अ बेसिकली फंडामेंटल राइट, ठीक है, अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। इन के एस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी ये बताया गया है राइट टू प्राइवेसी। इसलिए so this was the first part of September 2020, and if you have any doubt you can ask in the comment section, and if you like the video so please do like and subscribe the channels for the further videos. So thank you so much, have a nice day.